लद्दाख के ठंडे पहाड़ों से नरम गरम शुभकामनाएं लद्दाख के लोगों की तरफ से। और मैं हमेशा हर जगह बोलता हूँ, लद्दाख के सिर्फ लोगों के तरफ से नहीं, बल्कि पशु पक्षियों की तरफ से, फूल पौधों के तरफ से, नदी, ग्लेशियर्स, पर्वतों की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने लद्दाख की आवाज़ में आवाज़ मिलाई। फ्रेंड्स ऑफ लद्दाख, फ्रेंड्स ऑफ नेचर के शक्ल में आपने जब जब लद्दाख में हम वहाँ की संस्कृति, वहाँ की प्रकृति, संस्कृति जो कि प्रकृति का संरक्षण करती है, उसका बचाव, हिफाजत के लिए आवाज़ दी, तो आप लोगों ने, खासकर पुणे से बहुत लोग हमारे समर्थन में हमें साथ देने के लिए आए। इसका हम सब लद्दाख के जीव जंतु आप सबका धन्यवाद करते हैं। तो मैं पिछले कई हफ्तों से इस धन्यवाद यात्रा पे हूँ। हर जगह मैं धन्यवाद केवल लद्दाख के लिए नहीं, आप लोग जो अपने पर्यावरण के लिए भी कर रहे हैं, क्योंकि लद्दाख के लिए कह देना तो काफ़ी नहीं है जब अपने क्या कहते हैं, बैकयार्ड में खराब हो रहा हो, तो आप अपना भी संभाल रहे हैं। और देश के ऐसे संवेदनशील जगहों पे, जैसे हिमालय में, जहाँ लद्दाख और अन्य ऐसे ऊंचे जगह हैं जहाँ पर हमारे सारे पानी का जमाव है, ग्लेशियर्स हैं, जिस पे कि पूरा उत्तर भारत कम से कम निर्भर करता है, तो उन सब के लिए आवाज़ देने की बात बहुत बड़ी है। ये जागरूकता को दर्शाता है नागरिकता की, और इसलिए मैं हर जगह जा जाकर धन्यवाद ज्ञापन कर रहा हूँ। और आज यहाँ पर आकर मुझे बहुत 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 खुशी मिली। और इसी के साथ मैं सोच रहा था कि आप लोगों के सामने कैसा हालत है दुनिया का, तो आप सुनते आए होंगे, मगर ऊंचे पहाड़ों में, हाई हिमालयाज में क्या हो रहा है पर्यावरण के संबंध में, जो जलवायु परिवर्तन हो रही है, क्लाइमेट चेंज, उसके वजह से थोड़ा हम समझें, तो फिर हम समझेंगे कि ये क्यों हम आवाज़ देते रहते हैं लद्दाख से। क्योंकि पूछते हैं कई बार लोग मुझे कि आप कुछ ज़्यादा ही अनशन पे बैठे, कभी पद यात्रा पे निकल रहे हैं, कभी लोगों को लिख रहे हैं, बोल रहे हैं मंचों पर, सोशल मीडिया से, क्या चक्कर है, कोई एजेंडा तो होगा, ऐसा भी कहते हैं, एजेंडा कोई होगा। और मैं यही कहता हूँ कि जब आपके घर में आग लगी हो तो बाल्टी लेके पानी देने में कोई एजेंडा नहीं चाहिए होता है, घर में आग लगी है वो पता चलनी चाहिए। तो मेरे नज़र से देखें तो हमारे घर में आग लगी है, और बुझाने वालों से ये मत पूछिए कि आपका एजेंडा क्या है। पूछना हो तो उनसे पूछिए जो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं कि आपका क्या ख्याल है या एजेंडा है। तो ये हालत है। और ये आग केवल कहने की आग नहीं है, आज तो हम देख रहे हैं चारों तरफ दुनिया में, इस पृथ्वी पर आग लग रहा है, कहीं कैलिफोर्निया में, तो कहीं ऑस्ट्रेलिया में, तो कहीं यूरोप के और जंगलों में, साउथ अमेरिका में, भारत में ही आग हर तरफ लगी है, बस देखने की जरूरत है। उसी तरह डूब रहा है, बाढ़ आ रहे हैं, उसी तरह आंधी तूफान जिस तरह से बढ़ रहा है, इससे हमें ये हालत नहीं होनी चाहिए कि जो कुछ लोग कर रहे हैं उनसे पूछें कि आपका एजेंडा क्या है। आप लोग यहाँ पुणे में कर रहे हैं अपने जंगल के, नदी के लिए, तो ये आपसे कोई ना पूछे कि क्यों कर रहे हैं, क्यों ना कर रहे हैं, इसका जरूर जवाब तैयार रखें अगर नहीं कर रहे हैं तो लद्दाख में क्या हो रहा है वो भी मैंने सोचा आप लोगों से प्रत्यक्ष फर्स्ट हैंड अकाउंट दूं, ताकि जब आप सुनते हैं कि ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, ये एक ड्राइंग रूम में टेलीविजन पर एंटरटेनमेंट देखते देखते और एक एंटरटेनमेंट ना बन जाए। मैं सोच रहा था कि
न्यूज में सुनते हैं वो दूर का लगता है, जब कोई वहां से आके आपसे बोले तो शायद ज्यादा आपके मस्तिष्क में रहे। तो इसलिए थोड़ा बताऊं क्या देखा है मैंने। मैं एक किस्सा सुनाता हूं जो मैंने खुद देखा है, और ऐसा हर जगह हो रहा है। तो 2006 का साल था। हमारा स्कूल जहां पर है उसके पड़ोस के गांव में एक बहुत बड़ा फ्लैश फ्लड आया। उन पहाड़ों में जब बाढ़ आती है तो यहाँ की तरह का बाढ़ नहीं आता है, धीरे धीरे घरों तक पहुंचे, खिड़की तक, छत तक, ऐसे बाढ़ नहीं आते हैं स्लो मोशन वाले। वहां पे बहुत तेज तूफान की तरह बाढ़ आता है, जिसे फ्लैश फ्लड कहते हैं। फ्लैश फ्लड कई मिनटों में सब काम तमाम हो जाता है, गांव के गांव गायब हो जाते हैं। तो ऐसा एक बाढ़ फ्यांग गांव में आया था पास में, और बहुत से घर बह गए, बहुत से खेत दब गए, पशु बह गए। लोगों को तब कम क्षति हुई तो उनके घर चले गए। हम अपने स्कूल से अपने बच्चों के साथ हम लोग वहाँ मदद करने वॉलंटियर्स बनकर गए, और जाकर उनके सामान निकालने लगे, उन्हें मदद करने लगे। तब करते करते मैं इस सोच में पड़ गया, बहुत जिज्ञासु हूँ, क्यूरियस हूँ मैं, तो ये कितना होता है, क्या इसकी तीव्रता है, ये समझा जाए। मैंने तो कभी देखा नहीं था, तो मैंने सोचा सबसे बूढ़े आदमी से पूछता हूँ मैं। तो ढूंढा, एक 80-85 साल के वृद्ध व्यक्ति मिले। तो उनसे पूछा मैंने, जी आपने जो ये देखा है, ऐसा कितने बार देखा है, कितना बड़ा है ये, कितने फ्रीक्वेंसी में होता है? तो वो बोले, बेटे हमने ये सुना था बचपन में, देखा कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं देखा है। तो उन्होंने नहीं देखा था, और साल था 2006। उसके बाद का जो फ्लैश फ्लड था वो हुआ 2010 में, जिसका आप लोगों में से बहुतों ने सुना होगा। वो ले शहर जो कि राजधानी है, 1/4 बहा कर ले गई, और कितने ही घर, दुकानें, बाजार ही दब गए उसमें, और लगभग 1000 लोग गायब हो गए औपचारिक रूप में, यानी कि मर गए। तो इतना बड़ा हादसा हुआ सिर्फ 4 साल बाद, जिसे उन्होंने कभी देखा नहीं था। उसका अगला 2013 में, उसका अगला 2017 में, और बीच में छोटे मोटे कई गांव में होते रहे। तो इस तीव्रता से ये बढ़ता जा रहा है वहां पर, आप समझ रहे हैं। तो जो भी ग्लेशियर्स में पानी है, जो कि हमारा पूंजी है, ये दशकों और दशकों के लिए पानी वहां पर जमाव है, वो नीचे आ रहा है। एक दुख नहीं है हमारा, एक तो है डुबा दिया, दूसरा है अब उसके बाद पिएंगे क्या, सींचेंगे कैसे, क्योंकि जो है वो नीचे आ रहा है। तो इसके दो धारी तलवार है ये ग्लेशियर्स का पिघलना, क्योंकि जब पिघलता है तो हद से ज्यादा पानी आके आपको परेशान करता है, आपके हैसियत बहा के ले जाता है, और उसके बाद फिर अकाल होगा, क्योंकि अब बचा नहीं है वहां। तो लगभग हर साल पानी की कमी की हालत होती है। वैसे भी लद्दाख एक ऊंचा मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल, तो पानी की तो कमी हमेशा से रही है। अब बाढ़ भी, और बाढ़ के बाद जब सब बहा ले जाता है, और ये सिर्फ ग्लेशियर्स के पिघलने से ही नहीं, अब आप समझ रहे हैं जो तापमान बढ़ रहा है, तो सागर का तापमान भी बढ़ रहा है, तो वाष्पीकरण, इवेपोरेशन बढ़ रहा है, तो बादल बहुत बन रहे हैं। और ये बादल जो हिमालय को पार नहीं कर पाते थे, इसीलिए हिमालय को हरा भरा करके लद्दाख को सूखा छोड़ के चले जाते थे। वी आर लेफ्ट हाई एंड ड्राई इन द लिटरल सेंस। तो वो मानसून के बादल आते नहीं थे लद्दाख। अब तापमान जैसे बढ़ता है तो बादल ज्यादा ऊपर जाते हैं, ये साइंस है, और वो अब पार करके हिमालय के पार हमारे वहां आ जाते हैं, गलत वक्त पे आते हैं। जब ग्लेशियर्स खुद पिघल रहे हैं तभी ऊपर से पानी भी बरसे, तो पिघलना भी तेज होता है, पानी भी ज्यादा, और ऐसे फ्लैश फ्लड्स और घातक होते हैं।
तब क्या होता है जब क्लाउड बर्स्ट होते हैं इस तरह के, तो जो भी थोड़ा बहुत पहाड़ों में लैंडस्केप में पानी को सोखने की क्षमता है वो सब बह जाती है। वो चाहे फिर छोटे पेड़ तो नहीं होते हैं उस ऊंचाइयों पे, पौधे हों वो भी बह जाते हैं, या जो चिकनी मिट्टी है, क्लेज फाइन्स, जिसमें क्षमता होती है पानी को रोके रखने की, वो भी उस क्लाउड बर्स्ट में, उस फ्लड में, फ्लैश फ्लड में बह के चला जाता है। तो फिर अगली बार इतनी बड़ी बारिश की जरूरत नहीं पड़ती है एक बाढ़ बनने में, क्योंकि रोकने के लिए कुछ भी नहीं है, तो उससे आधे तीव्रता का बारिश भी बाढ़ बन जाता है वहां पर। तो ये एक क्या कहेंगे हमें, कुचक्र, विशियस सर्कल चलने लग गया है, जिससे और बुरा होता जाएगा। अब ये है लद्दाख की आंखों देखी हालत जो मैं आप तक ला रहा हूँ। अब ला रहा हूँ तो फिर मैं ले भी रहा हूँ, और हैरान परेशान होता हूँ जब कहानी ये सुनता हूँ कि सिर्फ आपके यहाँ नहीं, हमारे यहाँ क्या हो रहा है। तो मैं पिछले हफ्तों कलकत्ता में था, वहाँ बोलने लगे आपके यहाँ ये हो रहा है, हमारे यहाँ जो तूफान, जो आंधी, साइक्लोन इस तीव्रता से आते थे वो अब इतना हो गया है। ठीक इसी तरह जो इतने सालों में होता था अब वो कई 2-4 सालों में होने लगा है। और जैसे आग की बात है वो भी तीव्रता से, तो हर तरफ जिसे संस्कृत में, हिंदी में प्रलय कहा गया है ना, वो कोई किताबों में किसी मिथोलॉजिकल नहीं है, लगता है प्रलय शुरू हो रहा है, समझ रहे हैं आप। और हम प्रलय के इस विस्फोट में, इस आग में पानी फेंकने के बजाय और ईंधन फूंक रहे हैं, तेल डाल रहे हैं। आग में तेल, आग में घी डालने का काम हम मनुष्य कर रहे हैं, आग में पानी ना डालकर, क्योंकि कुछ बदल नहीं रहा है, वही जीवन जिए जा रहे हैं। बहुत कम है जो बात भी कर रहे हैं। आज आप लोग हैं, बहुत 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 कीमती लोग हैं आप उतने कीमती हैं जैसे खेती के लिए बीज होता है। बीज अगर खत्म हो जाए तो खेती खत्म हो जाएगी और खुराक, भोजन खत्म हो जाएगा। तो आप जितने भी लोग हैं, कम ही होंगे, इतने बड़े पुणे में या कल इतने बड़े मुंबई में कम लोग हैं, मगर बहुत जरूरी लोग हैं। और कम का होना भी कोई गम की बात नहीं है, क्योंकि बीज मुट्ठी भर होता है, फिर अनाज खेत भर का होता है। तो ये आप सोचिएगा, आप लोग वो बीज हैं जो यहाँ आए हैं। आगे का बदलाव, आगे का परिवर्तन आप लोगों से होगा। आप वो दवा है जो होती तो 1 बूंद 2 बूंद की है, मगर पूरे शरीर को ठीक करता है। तो मुझे उम्मीद है कि पुणे में जो भी सक्रिय लोग हैं, आप सब मिलके एक दवा बनेंगे अपने इलाके के लिए, और फिर देश के लिए, और फिर सरकारों की नीतियों को बदलने के लिए। तो इसलिए आपका महत्व बहुत 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 ज्यादा है, क्योंकि बदलाव की बहुत जरूरत है। आज हम जो शहरों में लोग रहते हैं, उनके जीवन जीने की जो शैली है वही एक जहर बन गई है, वही एक औजार बन गई है, एक जंग सा छिड़ गया है। आप लोगों को पता होगा या ना पता हो, केवल एयर पोल्यूशन से ही लगभग 70 लाख लोग मर जाते हैं हर साल, एयर पोल्यूशन अलोन। Add to that some other climate related incidents and it comes to roughly 1 crore people die every year. Okay, now 1 crore people die sounds big, but I wasn't able to fathom how big it is. What does it mean? So I started looking up to compare with other unnatural deaths in or events in history. And of course, it took me to the world wars, which were to kill, and therefore death should be high. And I found that the 2 wars, the First World War and the Second World War, lasted roughly 10 years, both together, and caused the death of roughly 100 million.
that comes to 10 crore over a period of 10 years comes to per year 1 crore. And what was the figure I gave? 1 crore. So it matches the death rate of First and Second World War. Yet the difference is that we know those as wars, world wars. This we don't even recognize. We don't even recognize the war that we are in. The Third World War is not something in the future. It has already begun. Not between nations, but between man and nature. At that rate, things have gone. So we need to first understand the scale and the gravity of the situation. But we are not equipped for that. Our systems, our faiths, our legal systems, which are great inventions, are not yet equipped. It's so quick. वरना आप सोचिए, हमारे जो धर्म हैं, ये मार्गदर्शन करती है लोगों के जीवन को, जीवन शैली को. सारे धर्म, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, सब लोगों को रास्ता दिखाती है. और हर एक धर्म अहिंसा की बात करता है. अहिंसा परमो धर्म. अहिंसा अगर परम धर्म है, जिसमें कि हम छोटे से छोटे हिंसा को भी बड़े से बड़ा मुद्दा मानते हैं और रोकते हैं उसे. जैसे जैन धर्म की बात चल रही थी कि कीटाणु कहीं हमारे मुख में ना चला जाए, इसलिए हम इतना वो करते हैं, पैरों के नीचे ना आ जाए. कितनी अहिंसा की बात है. हिंदुइज्म में भी कितनी अहिंसा की बातें हैं. मगर देख नहीं पा रहे हैं आज हम कि हिंसा आज छुरे से, तीर से, कमान से, बल्कि बंदूक से भी नहीं कर रहे हैं. आज हम हिंसा अपने जीवन शैली से कर रहे हैं. आज हमारे हिंसा के जो औजार हैं वो तोप और बंदूक नहीं है, उससे बहुत कम मर रहे हैं जितने कि हमारे जीवन शैली से मर रहे हैं. आज हमारे जो साफ सुथरे दिखने वाले कारें हैं वो तोप बन गए हैं. हर 4 किलोमीटर पे 1 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का बम छोड़ देता है. आज हमारे घरें जो कोई डरावने नहीं दिखते हैं, वही एक गैस चेम्बर का गैस सोर्स बन गया है, जिसमें हम एयर कंडीशनिंग लगाते हैं, और वो भी ओवर एयर कंडीशनिंग इस हद पर कि आप बाहर 40-50 है और अंदर आप 40 से 30 करें, बहुत बड़ी बात है ना. 40 से 18 करके रजाई पहन के सोएंगे. जिस तरह की रजाई हम लद्दाख में नहीं पहनते, दिल्ली में पहनते हैं. पुणे के लोग तो बहुत अच्छे हैं, इसलिए नहीं करते हैं, तो मैं सोचता ही नहीं हूँ. मगर दिल्ली वाले ऐसा करते हैं. इसलिए लद्दाख के लोगों का दिल जलता है जब हमारे लद्दाख में सैकड़ों किलोमीटर स्क्वायर के जो चरागे हैं, जिस पे हमारे खानाबदोश नोमैडिक हर्डर्स, जो कि पश्मीना बकरियां चराते हैं, उनको हटा कर सोलर बिजली का उत्पादन करने की परियोजनाएं लाते हैं. अब बुरा क्या है, सोलर परियोजना तो बहुत अच्छी बात है, मेरा तो ये फेवरेट है, तो मैं तो खुश हुआ, बहुत खुश हुआ. फिर बाद में पता चला कि इसको बना तो रहे हैं, मगर इसके लिए सारे चरवाहों को भगा रहे हैं. ये क्या, चरवाहों को मार के दिल्ली को बिजली देंगे. अहमद की टोपी मोहम्मद के सर. लद्दाखी में कहते हैं, मछली को मार के कुत्ते की जान आप बचाओगे. ये कैसा, दोनों को जीने दो ना, तब तो हम माने. तो ये चरवाहों को मार के दिल्ली में बिजली देना, पहली बात उतना पसंद नहीं आया. आप इस तरह से लीजिए कि विन विन हो, दोनों तरफ जीत ही जीत हो. वरना बिल्कुल लद्दाख में बहुत तेज सूर्य ऊर्जा है, जरूर देश के काम आए, मगर ऐसे काम आए कि लद्दाख में लोग न मरें, न बिखरे उनकी संस्कृति. ठीक है, पहली बात तो ये. दूसरी बात, फिर देखा, चलो उन्होंने भी सोच लीजिए बलिदान दे दिया देश के लिए बलिदान दे दिया, खुद को मिटा दिया दिल्ली के लिए.
अपनी सारी संस्कृति बिखेर दी दिल्ली के लिए। फिर दिल्ली आके देखता हूँ उस बिजली का करेंगे क्या यहाँ के लोग, फिर बहुत दुखी होता हूँ, फिर दुखी होता हूँ। आप इतनी बड़ी बलिदान दे रहे हैं और वहां क्या, बचपन में छोटा सा था तो एक क्या चीप थर्ड रेट शायरी सुनी थी। शायरी में मेरा दिलचस्पी है, तो ये हल्का पुल्का गली की शायरी। क्या कहा था, मैंने उसको दिल दिया महबूबा समझकर, वो खा गई तरबूजा समझकर। लद्दाख के बिजली का यही हाल है, हमने उनको बिजली दिया महबूबा समझकर और उन्होंने उड़ा दिया। फिर दिल्ली में आके देखता हूँ, जब हम लद्दाख से पदयात्रा पे थे तो हम यही देखते आए कि लद्दाख में चरवाहे बेघर हो रहे हैं। हिमाचल में गांव के गांव डूब गए हैं और 35 की कुछ डूबने वाले हैं, क्योंकि इतने सारे बांध बनने वाले हैं, इतने सारे जंगल दबने वाले हैं, कटने वाले हैं, डूबने वाले हैं। क्यों? क्योंकि बिजली के बांध बनेंगे, बिजली घर बनेंगे। नुकसान तो है, दुख लगा, मगर सोचा फिर भी बिजली जरूरत होगी। जैसे जैसे नीचे आए चंडीगढ़, दिल्ली, तब पता चला इस बिजली का क्या किया जाता है। हाँ, आप एक एक कमरे में बड़े बड़े एसी लगाएंगे और पहली बात तो वो कमरे इंसुलेटेड भी नहीं होंगे। जितना ठंड आप कर रहे हैं उतना बाहर जा रहा है या बाहर की गर्मी आ रही है, उस पे खर्चा नहीं करेंगे, बिजली फेंकेंगे समस्या पे, समझदारी से ना करके, वैज्ञानिक तरीके से ना करके। अनइंसुलेटेड घरों को जब आप ठंडा करते हैं तो आपका 2 गुना 3 गुना बिजली जाता है। वो आपका पैसा भी होता है, मगर आप सोचते हैं मेरे पास पैसा है, मुझे क्या। मगर कोई ये नहीं सोचता है कि उधर कितने चरवाहे बिखर गए, हिमाचल में कितने हिरन, कितने खरगोश, कितने जंगली जानवर मर गए, गांव डूब गए। वो नहीं सोचते हैं हमारे पास पैसे हैं, उड़ाओ। उसी तरह जो मैं कह रहा था, उड़ाते भी इस हद पे हैं कि मतलब मुझे समझ नहीं आता है क्यों मानवता में ये बीमारी है। मैं दिल्ली में जब जाता हूं तो लोग गर्मियों में 18 करके ऐसा हालत होता है। मैं किसी कॉन्फ्रेंस में जब जाता हूं, मैं लद्दाख से खुश होके जाता हूं कि दिल्ली में है तो तापमान गर्म होगा, और हल्के कमीज लेके आता हूँ। फिर कॉन्फ्रेंस के अंदर ठिठुरता हूँ, मुझे लद्दाख के सारे कपड़े याद आते हैं और जिसके लिए मैं तैयार नहीं होता हूँ, क्योंकि मैं तो दिल्ली ही जा रहा था। मैंने सोचा दिल्ली के लोग रैशनल होंगे, दिल्ली की तरह के कपड़े पहन के जाऊंगा। फिर वहां ठिठुरता हूँ, कमरे में जाके स्वेटर लेके आता हूँ और चारों तरफ देखता हूँ तो सब के सब 3 पीस सूट में, 45 डिग्री में 3 पीस सूट के। फिर पता चलता है कि हमारे आका मास्टर्स जो हैं वो इस तरह से रहते हैं, तो हमें तो वैसा ही करना है। ये अलग बात है कि हमारे आकाओं के देश में 18 डिग्री प्राकृतिक रूप में होता है, तो उन्हें वो 3 पीस पहनना पड़ता है। और हम इतने नकल कि 45 में भी 18 बनाकर फिर 3 पीस, और वो भी अगर मुफ्त में करते तो आपका चॉइस। इसके लिए हम बिजली घर ला रहे हैं लद्दाख में, तो हमें आपत्ति है। इसके लिए अगर बांध बना रहे हैं तो हमें आपत्ति है। ये ना करें। तो इस तरह से हम अगर जिए तो फिर कैसा कल होगा आप सोच सकते हैं। फिर कोई हैरान भी क्यों है कि तापमान बढ़ता जा रहा है, प्रदूषण इतना बढ़ता जा रहा है कि सांस नहीं ले पा रहे हैं, और लोगों की आयु घटकर 7 से 10 साल औसत लोगों की आयु घट रही है, ऐसा कहा जा रहा है बड़े शहरों में, दिल्ली मुंबई जैसे। तो 8-10 साल आपकी जिंदगी कम हो जाए, इसको बहुत मीठे शब्दों में कहा है कि औसत आयु कम हो रही। इसे नहीं कहा जा रहा है कि मर्डर किया जा रहा है। 80 साल जीने वाले को 82 पे आप मर्डर कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं। देखा जाए तो ये उसी 1 करोड़ के आंकड़े में आते हैं ये लोग जो 70 लाख
वायु प्रदूषण से और बाकी चीजों से 1 करोड़ जो मरते हैं, डेथ है, मर्डर है, मगर इसका कोई रिकग्निशन नहीं है। ना ही हमारे धर्मों में जो मार्गदर्शक थे, हमारे न्याय कानून के आने से पहले से धर्म हमें मार्गदर्शन करते थे, मगर उनकी समझ भी तब के हिंसा से जुड़ी है। तो उनके उत्तर भी, उनके समाधान भी तब के हिंसा से। आप किसी को मारोगे नहीं, काटोगे नहीं, ये पाप है, इसके बाद आप इधर जाओगे, नरक में जाओगे। मगर वो कोई नहीं कहता आज के गुरु, धर्म गुरु, कि आप ऐसी गाड़ी चलाओगे तो नरक में जाओगे, डीजल जलाओगे तो सुपर नरक में जाओगे, पेट्रोल पे नरक में जाओगे। ईवी पे स्वर्ग सोचा था, मगर उसमें भी आधा नरक ही है। ये धर्म गुरु क्यों नहीं कहते हैं? इसलिए हमें धर्मों को थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए ना, धर्म 2.0 नहीं? बिल्कुल, हिंदू 2.0 बने आप, मुस्लिम 2.0 बने, क्रिश्चियन 2.0 बने, जो इस वायलेंस को का भी संज्ञान लेते हैं, जो इसे भी समझ के जीवन जीते हैं कि मैं सिर्फ कीटाणु जो मुंह में जाते हैं उसका सम्मान किया, बहुत बड़ी बात है। पैरों के नीचे जो जाते हैं उसका सम्मान किया, बहुत। वेजिटेरियन है, बहुत बड़ी बात है। वेजिटेरियन, इंडिया इज ए लैंड ऑफ वेजिटेरियन, बहुत अच्छी बात है। मगर फिर बाकी जीवन देखता हूं तो फिर मैं सोचता हूं आप 2-4 चिकन खा लो, इससे अच्छा है बकरे खा लो। मगर ये जो 1 करोड़ लोगों की जान ले रहे हो, और 1 करोड़ लोग ही नहीं, उतनी ही संख्या में पशु पक्षी बिखर रहे हैं उधर जंगलों में, हिमाचल के जो डूबेंगे उसमें कितने पशु पक्षी होंगे, वो आपके चिकन बकरी में नहीं गिनती में आते हैं। ये तो नॉन वेज बिजली है जो आप जो आप बिजली ऐसी चला रहे हैं, देखना शुरू कीजिए ये वेज बिजली है कि नॉन वेज बिजली है। जो आप कपड़े पहन रहे हैं उसको भी देखिए कि कैसे बना है, वो NV है कि V है, नॉन वेज है। ये देखना होगा हमें। सिर्फ थाली में क्या पड़ा है उसमें तो दिख जाता है, लाल है, हरा है, मगर ये बिजली का कौन देखे कि ये लाल है कि हरा है। वो भी जब हम देखना सीखेंगे तब कुछ बदलने लगेगा। इसके लिए हमें धर्मों को अपग्रेड करना पड़ेगा। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अपने अपने धर्म के धर्म गुरुओं से बात कीजिएगा कि क्या आज के हालत के लिए हमें अपग्रेड नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं गया था महाकुंभ के उत्सव में, शंकराचार्य जी महाराज जो से मिला था, आप लोगों ने एक देखा होगा, उनसे मैं संदेश ले रहा था कि क्या है धर्म में पर्यावरण पर। और आपने देखा कि जो पेड़ों को काटते हैं वो अगर स्वर्ग जाएंगे तो फिर नरक में कौन जाएगा, वो ये पूछ रहे हैं। आप लोगों ने देखा किसी ने? तो जरूर इसे आप और धर्म गुरुओं तक ले जाइए और 2.0 हर धर्म का वर्जन निकले, जिसमें कि हम दोबारा से, मैं तो चाहता हूं, मुझे बहुत पसंद है जिन्हें हम ट्राइबल्स कहते हैं ना, जनजाति हैं, आदिवासी हैं, ये तो कुछ नेगेटिव कॉनोटेशंस के साथ कहते हैं, ये तो आदिवासी हैं। मुझे तो उम्मीद ही उनमें दिखती है, आदिवासियों में, जो नेचर वर्शिपर्स हैं। इससे सुंदर क्या हो सकता है? नेचर वर्शिपर्स हों और हम उन्हें पिछड़ा कहें, वो तो बहुत अग्रगामी है। दे आर द फ्यूचर, नॉट द पास्ट। नेचर वर्शिपर्स, बल्कि हिंदुइज्म 2.0 हो तो वो कहे मैं हिंदू हूं, नेचर वर्शिपर हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, नेचर वर्शिपर विच इज 2.0, आई एम नेचर वर्शिपर क्रिश्चियन, आई एम नेचर वर्शिपर जू, सिख, बुद्धिस्ट। तब कुछ दोबारा से सेंस बनने लगे धर्मों का, वरना धर्म भी खत्म हो जाएंगे। गुरुओं से कह दीजिएगा आप या तो अपग्रेड कीजिए, नहीं तो ऑब्सलीट हो जाइए, योर सॉफ्टवेयर विल बी अबैंडन्ड। क्योंकि आप आज की समस्याओं का कुछ समाधान ना दें, 10,000 साल 2,000 साल पहले के हिंसा का ही बोलते रहें, जो कि आज हो नहीं रहा है। इसलिए कह रहा हूं, मैं देख रहा था इंटरनेट पर कि कॉजेज ऑफ अननेचुरल डेथ क्या हैं, तो उसमें फिजिकल वायलेंस, जो जिस हिंसा की बात करते हैं हमारे गुरु, वो 26वें नंबर पर था, 26वें नंबर पर। तो आज बड़ी बात नहीं रही ना, फिर भी हम नंबर 1 पे बोल रहे हैं। और नंबर 1, 2, 3 पे सब पर्यावरण और जीवन शैली से जुड़े हुए थे डेथ्स।
1, 2, 3 आर ऑल लाइफस्टाइल और एनवायरमेंटल कॉजेज, और उसको देखें ही नहीं तो फिर कैसे रेलेवेंट रहेंगे? नो वंडर कि आज यूरोप में चर्चेस खाली जा रहे हैं चर्चेस, कोई जा नहीं रहा है क्योंकि संदेश नया है नहीं, बहुत पुराना है। यहां भी मंदिर खाली जाएंगे, मस्जिद खाली जाएंगे, वो तो शुक्र है कि कुछ झगड़ा करा देते हैं इसलिए भरे हुए हैं। थोड़ा टेढ़ा घुमा के बोल रहा हूं। मगर वरना अगर रैशनल लोगों के रैशनल थिंकिंग पे छोड़ दें तो कहेंगे मैं क्या सीख रहा हूं जाकर, नया कुछ बताइए। तो इसलिए अपग्रेड होने की जरूरत है। आप जो अर्बन फेथ सेंटर्स हैं, टेम्पल्स, मॉस्क, इन गुरुओं से विनती कीजिए, मैं भी कर रहा हूं कि हैव सॉल्यूशंस। इसी तरह अपग्रेड होने की जरूरत है हमारे न्याय प्रणाली को। ऐसे ही धर्म जैसे मार्गदर्शन करता है, न्याय कानून भी समाज को मार्गदर्शन करता है। मगर उस न्याय प्रणाली में इस वध का, हिंसा का, हत्या का तो कोई संज्ञान ही नहीं है। मैं अगर आपको छुरा भोंक दूं तो मैं सीधा जाऊंगा जेल में। मैं आपको धीरे धीरे करके आपको 8 साल पहले मार डालूं, उसके लिए कुछ भी नहीं है। उसके लिए कुछ नहीं है। जिसने एक बूढ़ी माँ को, जिन्होंने 80 तक जीना था, 72 पे ही तड़प तड़प के, खांस खांस के मार डाला, अपने गाड़ी के साथ, अपने वस्तुओं के साथ, अपने एयर कंडीशनर के साथ, उन हथियारों को इस्तेमाल करें तो कोई बात नहीं, ये चलेगा। वो नहीं उठाइएगा छुरा जिसे कहते हैं, क्योंकि वो 5000 साल पहले खतरनाक घोषित किया गया था। अब शायद और 5000 लगेंगे कि एसी भी छुरा है, बम है, बल्कि गाड़ी भी तोप है, ये संज्ञान लेने में। तो कब हमारी न्याय प्रणाली इसका भी समाधान देगी कि इट्स ए क्राइम, नॉट जस्ट अ sin in the religious system, but in the legal system it's a sin, it's a crime to live in a way that you damage others. वो किसी चर्चिल ने बहुत फेमसली कहा ना, वो पार्क में घूम रहे थे चर्चिल, और कोई और शख्स, सज्जन, अपनी लाठी लेके घूम रहे थे, और वो लाठी ऐसे ऐसे घुमा रहे थे। चर्चिल साहब को पीछे चलते हुए बहुत दिक्कत हो रही थी, ऐसे ऐसे। तो उन्होंने कहा, सर कैन यू प्लीज, बोला व्हाट, व्हाई, आई लिव इन अ फ्री कंट्री, आई कैन डू व्हाट आई लाइक। तो वो बोले, सर योर फ्रीडम एंड्स वेयर माई नोज बिगिंस। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ हम भी कहें ना कि योर फ्रीडम टू पोल्यूट एंड टू एमिट एंड टू लिव हाउ यू वांट एंड्स where my breath begins. तो ये संज्ञान न धर्मों में है, न न्याय कानून में है, ये करने की आवश्यकता है। ठीक है, तब तक जो आप बीज हैं वो मार्गदर्शन करें, और 10 लोगों से बातें करें, 100 से करें हो सके तो। हर एक अगर इसी कमरे में एक 100 से बात करें, उनकी सोच में सच्चाई क्या हो रही है वो देखने के लिए मदद करें, तो 100 से 10,000 बनते हैं फिर। इस तरह से बढ़ता जाएगा, और जब इस तरह से बढ़ता जाएगा तो फिर मीडिया भी इसको नजर में लाना शुरू करेगा, तो फिर एक्सपोनेंशियली ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, और जब ये एक्सपोनेंशियली बढ़ता जाएगा तब सरकारें अपनी नीतियां बदलेंगे। वरना मैं क्या देखता हूं, मैं आपको फॉर्मूला एक बताता हूं क्या हो रहा है। वरना मैं क्या देखता हूं, जिस भी शहर में जाता हूं इस यात्रा में भी, तो लोग बोलते हैं हमारी सरकार बहुत इनसेंसिटिव है, एपैथेटिक टू नेचर है। देखिए वो वहाँ जंगल काट रहे हैं, देखिए वो वहाँ कोयले की बिजली घर लगा रहे हैं, यहाँ फ्लाईओवर की जरूरत नहीं थी, हर तरफ कंक्रीट ही कंक्रीट कर दिया है। फिर मैं सोचता हूँ कि इस सरकार को क्या पड़ी है, ऐसे कदम सब जो लोगों को पसंद ही नहीं है वो क्यों उठा रहे हैं? क्या उन्हें अपने लिए ये करने की जरूरत है? सोचिएगा आप जरा। सरकारें खुद के लिए कुछ नहीं करती हैं, वो तो करते हैं या सोचते हैं कि वो
जनता जिसमें खुश हो ऐसा काम कर रहे हैं, जनता को खुश करने के लिए करते हैं, तो इसका मतलब है कि जनता जो ये सब चाहते हैं वो बहुत बड़े संख्या में है। जनता जो ऐसी तबाही नहीं चाहते, साफ हवा चाहते हैं, वो बहुत छोटे संख्या में, इसलिए सरकारें इसके पीछे भाग रहे हैं। इसीलिए मैं बच्चों के लिए मजाक में कहता हूं कि सरकारों को क्या दोष दोगे, सरकारें तो अलादीन के जिन हैं, अलादीन के जिन। अलादीन का जिन खुद का नहीं सोचता है, वो तो अलादीन का सुनता है। जो भी अलादीन कहे जिन कहता है जो हुक्म है मेरे आका, और करने लग जाता है करने लग जाता है। और अलादीन अगर कह रहा हो कहाँ है मेट्रो, कहाँ है ब्रिज, कहाँ है फ्लाईओवर, कहाँ है बिजली, इतनी तो है और 10 गुना बिजली करो, ये क्या 26 डिग्री पे है, 18 डिग्री करो, अगर अलादीन यही मांगे तो जीनी क्या करेगा? यही करेगा, वो जंगल काट के मेट्रो डालेगा, वो फ्लाईओवर डालेगा, बिजली और 10 गुना करेगा, कहीं वादियों को डुबाएगा, कहीं चरवाहों को हटाएगा, कहीं कोयला निकालेगा, धुआं धुआं हर तरफ होगा। किसके लिए? क्या जीनी अपने लिए कर रहा है? वो तो अलादीन के लिए कर रहा है, वो तो अलादीन का हुक्म मान रहा है। तो अगर समझाना है तो किसको समझाने की जरूरत है? अलादीन को। और मुझे बहुत खुशी हुई जैसे आज आप मार्च कर रहे हैं, वो अलादीन को समझा रहे हैं। आप अलादीन को समझाते रहिए। अलादीन अगर अच्छी तरह समझ जाए तो जीनी की कोई मजाल नहीं है कि वो अलग करे। अगर अलादीन बोलने लगे कि इस हिस्से के पेड़ नहीं कटने चाहिए जीनी, मुझे साफ पानी चाहिए, मुझे साफ हवा चाहिए, तो क्या जीनी पेड़ काटने में लग जाएगा? नहीं लगेगा। वो कहेगा जो हुक्म है मेरे आका, और पेड़ों को बचाने में लग जाएगा। अलग अलग पार्टियां में होड़ लगेगी कि मैं ज्यादा पेड़ों को बचाऊंगा, मैं ज्यादा प्रकृति को बचाऊंगा, हवा मैं ज्यादा साफ करता हूं, मुझे समर्थन दीजिएगा, ऐसा होड़ लगेगा अगर अलादीन में बदलाव आए तो। जब तक अलादीन मांगेगा तब तक जीनी वही देता रहेगा। ये फॉर्मूला हमें समझने की जरूरत है। फिर कुछ लोग कहते हैं ये सब आपकी बातें ऐसी बातें हैं, जनता के हाथ में कुछ नहीं होता है, सरकार अपनी मर्जी से करती है। आप में से भी बहुत लोग सोच रहे होंगे ये बात तो है, नहीं है, मेरा ख्याल है नहीं। भारत की जनता ने दिखा दिया है कि वो उनको अगर ठेस पहुंचे तो वो सरकारों को बेरहमी से गिरा सकते हैं, मगर किस बात पे ठेस पहुंचती है वो देखने की जरूरत है। तो मैं देख रहा था कैसे कैसे मुद्दों पे सरकारें गिरा दी गई, तो ये तो दिखता है कि जनता में कितनी ताकत है, मगर किस मुद्दे के लिए वो ताकत इस्तेमाल होता है वो देखिए। एक सरकार केंद्र में गिरी प्याज के दाम पर। प्याज के दाम जब दुगने और तिगने हुए तो सरकार सच में गिर गए। 90s में था शायद, आप में से बहुतों को याद होगा। तो अगर अलादीन को प्याज की है जरूरत तो वो जीनी को बदल सकता है, इतना वो है। इससे साबित होता है कि हमारे लोकतंत्र में लोगों की आवाज तो है, चाहे तो प्याज जैसे छोटी सी चीज पे भी वो बदल सकते हैं सरकार। बस अब बदलने की जरूरत है, वो जिस पे वो सरकार बदल रहे हैं, वो हवा हो, साफ पानी हो तो बदले, सरकार बदल सकता है। अगर प्याज पे बदल सकता है तो प्याज के बिना हम कितने दिन जी सकते हैं, कितने सेकंड, कितने मिनट? हवा के बिना 1.5 मिनट, उस पे हम नहीं बदल रहे हैं, मगर क्षमता तो है। इससे पता चलता है क्योंकि प्याज पे बदला है तो हवा पे तो और कारण है कि बदल सकता है, मगर वो शिद्दत से महसूस हो लोगों में तब। और वो बीज आप हैं जो हवा को कम से कम प्याज का दर्जा तो दिला सकते हैं ना? नहीं हवा को कम से कम प्याज का दर्जा दिला दीजिए, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, मेरे ये गारंटी है। बस प्याज का दर्जा दिला दीजिए पानी को, प्याज का। हवा के बिना हम 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं जी पाएंगे, पानी के बिना हम 1.5 दिन
1.5 हफ्ता चलिए, और खाने के बिना हम 1.5 महीने, मगर प्याज के बिना हम 1.5-2 जीवन। हाँ, 7 जन्मों तक नहीं खाना है तो नहीं खाएं, मगर उस पे सरकारें गिरती हैं, तो इस पे जरूर क्षमता है, पोटेंशियल है। मैं ये बताना चाहता हूं आप लोगों को आज। और इस बदलाव में मैं हर जगह ये कोशिश करता हूं कि हम कितने पावरफुल हैं। हम कमांडोज हैं। कमांडोज आपने देखा है कितने हथियार औजार होते हैं उनके पास। हर चीज से निपटने का हथियार है, वो कमांडोज हैं। हम सब इतने पावरफुल कमांडोज हैं, मगर हम वो कमांडोज हैं जो अपने बंदूक को चलाना ही नहीं जानते। वो कमांडो कितने काम का होगा? जिसने कभी बंदूक को छुआ ही ना हो, या छूते हैं तो चलाते कैसे हैं उसे पता ही ना हो, ट्रेनिंग नहीं है। हाईली इक्विप्ड, हाईली आर्म्ड कमांडोज विदाउट ए ट्रेनिंग ऑफ हाउ टू यूज दोज आर्म्स। और ऐसे में सबसे बड़े जो इस कमांडो के हथियार हैं वो है एक बैलेट, दूसरा वॉलेट। These are two weapons that you each have and you could use it to change everything. बैलेट, जैसे कहा प्याज के दाम, बैलेट के हथियार को इस्तेमाल किया तब सरकारें बदली प्याज के कारण, क्योंकि उन्होंने तब इस्तेमाल किया। वो प्याज पे आए तो निकाल देंगे, हवा पे अभी नहीं। तो एक है बैलेट। वी आर सो फॉर्चुनेट टू हैव दिस राइट टू वोट। चीन का मैं नहीं कह सकता हूं, उनके पास बेचारों के पास ऐसा कोई हथियार नहीं है, वो कुछ नहीं कहेंगे, दबा के मन महसूस के रह जाएंगे, क्योंकि वो तानाशाही सरकार है। भारत में ये अधिकार सबके पास है, मगर हम इस्तेमाल कैसे करते हैं ये देखने की बात है। ठीक है, तो जो भी हो, बैलेट अगर ढंग से प्रयोग करें तो दिखता है कि सरकारें गिर गई प्याज पे। अब दूसरा है वॉलेट। वॉलेट जो दिखने में बहुत साधारण सा दिखता है, वो बहुत बड़ा वेपन है आपका। इससे भी आप वोट करते हैं। बैलेट से तो आप करते हैं, वॉलेट से आप वोट करते हैं कॉर्पोरेट्स को। आप किसी भी कॉर्पोरेट को नीचे जमीन पे ला सकते हैं, आसमान में उठा सकते हैं विद द यूज ऑफ योर वॉलेट। अगर सब मिलके सोच समझ के वॉलेट को यूज करें तो कॉर्पोरेट्स विल राइज और फॉल। आप जब घर बनाने चलते हैं, सीमेंट खरीदना चाहते हैं, पहली बात तो सीमेंट हो सके तो ना खरीदें, मगर खरीदें अगर हालात के वजह से, तो आप अगर देखें कि ये सीमेंट कंपनी, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये कहाँ सीमेंट बनाता है, किस प्रक्रिया से क्या नुकसान करता है प्रकृति को, और अगर आपको दिखे कि ये तो बहुत पुअर रेटिंग्स हैं और आप नो कहते हैं, और आपकी तरह आपका पड़ोसी पूरा शहर नो कहता है, मैसेज सीधा उनके बोर्ड रूम में जाएगा कि हमारा तो कोई नहीं खरीद रहा है। और दूसरे को आप खरीदते हैं जो बहुत ही अच्छे तरीकों से बनाता है, उनका सब खरीद रहे हैं। ये समझ जाएंगे हमें क्या करना है। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपको जुलूस भी निकालने की जरूरत नहीं है, आप अपने वॉलेट से ही गिरा सकते हैं उनके ढांचे को ही। वॉलेट तो आप अगर करने लग जाए, आप जो सीड्स बने हैं वो करें और 10 से करवाएं, बहुत जल्द हमारे नौजवान लोग एप्स बनाएंगे, पुट ए प्रोडक्ट एंड नो देयर बैकग्राउंड। तो सीधा आप ये सीमेंट डाल दीजिए, उस पे सारा निकलेगा ब्लड लेवल, खून खराबा कितना होता है इनके सीमेंट में, 70%, 30%। तो आप यूं बदल दीजिए, इकोसिस्टम पूरा बदल जाएगा। हम जब पदयात्रा पे आ रहे थे कि रास्ते में सीमेंट फैक्ट्रीज दिखे, और हमें बताया गया उस सीमेंट फैक्ट्री जहां है उस गांव में 60 साल से आगे कोई नहीं जीता है। 60 साल से आगे, तो वो तो इंसानों का था। हमने हिरनों से नहीं पूछा, शेर से नहीं पूछा, गीदड़ से नहीं पूछा, उनकी तो और रोना होगा, हमारे तो घर तबाह हो गए, हम तो रेफ्यूजीज हैं यहाँ पर, ऐसे बहुत कहानियां होंगी। तो ऐसे सब बाहर निकल के आए। आप किसको वोट दे रहे हैं? एवरी टाइम यू यूज योर वॉलेट, यू ऑल्सो वोट फॉर ए कंपनी, दे विल गेट द मैसेज इफ यू यूज योर वॉलेट थॉटफुली। तो ये दो हथियारों से लैस कमांडोज हैं। आप अपना जिम्मेदारी बखूबी निभाइएगा, समझ रहे हैं ना आप?
जी जी, तो जीना जीवन, हम पहाड़ों से यही संदेश देते आए हैं, प्लीज लिव सिंपली इन द बिग सिटीज सो दैट वी मे सिंपली लिव इन द माउंटेन्स, है ना। शुक्रिया शुक्रिया। सोच समझ कर आप अपना जीवन जिएगा, सादगी में जिएगा। बहुत ज्यादा दौलत, साजो सामान की जरूरत नहीं होती है इंसान को खुश रहने में। ये हम पता नहीं किस गुलामी में फंस गए हैं कि जितना काफी है उससे 100 गुने के पीछे हम पड़े हुए हैं। इतना जरूरत नहीं है किसी को भी खुश रहने में। यूं तो आप देखें तो कबीर के दोहों में आपको मिलेगा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखे जाए। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है ना। अब वो देश जिसमें ऐसा ज्ञान है, विजडम है, वो लंदन और अमेरिका के पीछे भिखारी बन जाए, मूल्यों का भिखारी, बैंकरप्ट इन वैल्यूज बन जाए, तो वो बहुत दुख की बात है। वरना 2500 साल पहले इस देश में बुद्धा ने कहा, आज हम रोल मॉडल्स की बात करते हैं ना, सक्सेस रोल मॉडल्स जिनको हम फॉलो करें, और हम किन को फॉलो करते हैं आप जरा सोचिएगा। इसके बाद बुद्धा ने कहा, फॉर ह्यूमन बीइंग इट इज ए ग्रेटर अचीवमेंट टू एलिमिनेट a single desire than to fulfill 1000 desires। आज हम किस रेस में हैं? हम तो 1000 ख्वाहिश जिसने पूरे किए हैं, रोल मॉडल उनके हर जगह पोस्टर्स होंगे, आई फॉलो हिम, ही इज द टाइकून, ही इज द व्हाटएवर, आपके जो नाम हैं क्या क्या कहते हैं, हाँ। तो टाइकून बनने की जरूरत नहीं है ना, आपको मल्टीनेशनल बनने की क्या जरूरत है? आप 3 ही तो वक्त की रोटी खाते हैं, मैं तो कहता हूँ 2 वक्त की बोलते हैं भारत में, तो फिर कितना खा लेंगे आप इतना करके। तो रोल मॉडल्स बदलें। हम 1000 ख्वाहिश के पीछे भागने वालों को आज रोल मॉडल बना रहे हैं, ना कि उनको जिन्होंने एक कम किया, अब 2-4 पे हैं, तो वो ज्यादा रोल मॉडल्स होने चाहिए। नहीं होना तो ये चाहिए कि 20 जोड़े जूते नहीं, जिसके पास हो वो रोल मॉडल बने, जो 4 जोड़े से 3 पे आ रहा हो वो कामयाब सक्सेस होना चाहिए, जो 3 पे आ चुका हो, 2 पे आ चुका हो, वो ज्यादा सक्सेस होना चाहिए भारतीय मूल्यों के अनुसार। और यही मूल्य दुनिया को आज जरूरत है। अगर उस तरह के रोल मॉडलिंग हो तो फिर देयर इज सम होप फॉर दिस प्लैनेट। नहीं तो हम 1/10 का खपत करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो ये धरती सह नहीं पाएगी। और किसी ने खूब कहा है, ख्वाहिशों का क्या, इच्छाएं के पीछे जो भाग रहे हैं, ख्वाहिशों का क्या? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले, इतना विकास हो रहा है, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। तो ये तो कम ही निकलता जाएगा अगर हम बेलगाम ख्वाहिशों की दौड़ में शामिल हों, जो कि वेस्ट का डेवलपमेंट मॉडल है। तो डेवलपमेंट के मॉडल को भी रीडिफाइन करने की जरूरत है। जैसा मैं कह रहा था, religions need to be redefined, legal systems need to be redefined, development needs to be redefined। हैप्पीनेस देखेंगे कि वेल्थ देखेंगे? और हैप्पीनेस और वेल्थ की बात चली तो मैं आपको एक आखिर में बताऊं, बहुत लोग ये बोलते हैं जब मैं ये बातें कहता हूं, तो ये तो बड़ी बाबाओं वाली बात लग रही है आपकी, ये आजकल के मॉडर्न लोगों को हजम नहीं होगी। तो मैंने कहा, ये अगर बाबाओं वाले गुरुओं की बात लग रही है तो मैं आपके ही गुरुओं की बात जरा बताता हूँ, वो तो आप सुनोगे ना, मॉडर्न इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट्स। तो फिर मैं उन्हें बताता हूँ, आप देखिएगा ईस्टरलिन्स पैराडॉक्स देखिएगा, जिसने अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट वेंट एंड डिड स्टडीज ऑफ द रिलेशन ऑफ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। वेल्थ और हैप्पीनेस का क्या रिलेशन है? तो एक ग्राफ में दिखाया, एक कुछ कहा आपने, एक ग्राफ में दिखाया, इधर उन्होंने दिखाया हैप्पीनेस, इधर दिखाया वेल्थ।
जीरो वेल्थ हो तो हैप्पीनेस क्या होगा? जीरो होगा। ये तो हम समझ सकते हैं। मैं भी कभी ये नहीं कहता हूं कि गरीबी को जश्न मनाइए। आपके पास कपड़े ही नहीं हो, खाना नहीं हो, पेट खाली हो, क्या खुश होंगे आप? नहीं, गरीबी के फेवर में मैं नहीं हूं। अब किसके फेवर में होना चाहिए वो देखते हैं। जीरो वेल्थ जीरो हैप्पीनेस, बट देन वन वेल्थ वन हैप्पीनेस बढ़ जाता है। टू वेल्थ वट एवर रुपीज करोड़ हैप्पीनेस बढ़ता है, 3 पे और बढ़ता है। तो ग्राफ लीनियरली जा रहा है, मगर ये इन्फिनिटली नहीं जाता है। ये सोचने की, सिद्धांतों की, फिलॉसफी की बातें तो सब करेंगे। ईस्टरलिन ने ये स्टडी करके, सर्वे करके, लोगों से स्टडी करके इसको डॉक्यूमेंट किया कि आफ्टर अ व्हाइल द ग्राफ प्लेटोज, स्टैग्नेट होता है। वेल्थ बढ़ता जाएगा मगर हैप्पीनेस वहीं स्टैग्नेट होगा। फिर ऐसा दौर आता है, वेल्थ बढ़ता जाएगा, हैप्पीनेस घटने लग जाता है। स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ऑल दैट स्टार्ट्स। तो वेल्थ के रास्ते में तो ये आपके ही मॉडर्न इकोनॉमिक्स के गुरुओं ने कहा है, उसकी तो आप सुनेंगे ना। एंड दैट एक्सप्लेन्स व्हाई द मैक्सिमम सुसाइड्स आर इन द रिचेस्ट कंट्रीज। अगर ऐसा नहीं होता तो वो कितना प्रोग्रेस करके जान दे दें, ये तो कुछ समझ नहीं आता है ना। ऐसा ही आपको दिखेगा। टाइम खत्म हो गया ना? ठीक है, ठीक है। तो मैं ये आपको पूरी तरह से ठूस ठूस के भरना चाहता था कि this is what the gurus have said, this is what the modern gurus have said, and you become the champions, you become the tribals in the cities. मैं हमेशा ये कहता हूँ, don't urbanize the tribals, rather tribalize the urbans. हाँ, ठीक है। तो हम वो नई उम्मीद के ट्राइबल्स बने who are nature worshippers. After that we can be whatever we like, but nature is above everything and we are a part of it. We are nature, and let's keep it well preserved for not just us but all the generations to come. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद फिर से आपको।